गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने इंटरनेशनल फंडिंग देख रहे हैं, उसी में देखना है हमको आगे। इंटरनेशनल फंडिंग में मानवाधिकारों की फंडिंग। ठीक है, पहले इसको समझेंगे कि मानवाधिकारों की फंडिंग क्या है इंटरनेशनल फंडिंग में। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले एक छोटा एग्जांपल लेंगे, गांव का एग्जांपल। ठीक है, मान लीजिए एक्स गांव है। यहाँ बहुत सारी समस्या है गांव में। हेल्थ की समस्या है, वाटर की समस्या है, और ऐसी बहुत सारी समस्या है। और यहाँ इस गांव का एक मुखिया है। इस गांव में एक मुखिया है। ठीक है, इसका काम है ये सब देखना। और ये गरीब गांव है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अमीर है नहीं। अब यहीं पे एक शहर है, सिटी है। सिटी में बहुत सारे जो है बड़े बड़े अमीर संस्थाएं हैं, अमीर संस्थाएं, एनजीओज हैं, बहुत बड़ी अमीर अमीर संस्थाएं, कंपनीज हैं। ठीक है, अब इनको किसी तरीके से न्यूज मिला इस गांव के बारे में कि यहाँ इनको कि यहाँ पे ये पानी की समस्या, हेल्थ की समस्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन समस्याओं को देखने के लिए छोटे स्तर पे गांव में छोटी छोटी संस्थाएं थी, लेकिन उतनी मजबूत नहीं थी कि इन सब चीज़ों को देख पाए। छोटे छोटे स्तर पे वो कर रही थी अपने लेवल पे। तो ये जो बड़े शहर के पैसे वाले कंपनीज थे, इन एनजीओ को फंड किया कि हम आपको फंड कर रहे हैं, आप ये समस्या सुलझाइए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको बड़े स्तर पे लेके आइए। एक गांव है, गांव में मुखिया जिसका काम ये सब सुलझाना है, लेकिन सुलझा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि गरीब गरीब गांव है ज़्यादा है, और गरीब गांव का मुखिया बहुत ज़्यादा, इसके पास भी पैसे नहीं है। ठीक है, और एक तरीके से गवर्नेंस यहाँ पे ठीक भी नहीं है। यही बात इसके बारे में गांव सिटी में लोगों को पता चलती है। यहाँ पे बहुत सारे एनजीओ है, कंपनी है, फंड करते हैं यहाँ की छोटी छोटी संस्थाओं को कि आप इस सबको सुलझाइए। ठीक है, अब बड़े स्तर पे आइए। मान लीजिए अब ये एक एक्स देश है। एक्स देश में हेल्थ की, एजुकेशन की, वाटर की, और इसमें एक प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, जो भी मानिए। ठीक है, ये एक देश है। अब ये, और ये क्या है, गरीब देश है, विकासशील देश है। यहाँ पे और भी वाई जेड ए देश है। ठीक है, ये कौन से देश है? अमीर देश है। ये सब बहुत अमीर देश है। अब यहाँ इस देश में छोटी छोटी संस्थाएं हैं, थोड़ा छोटे लेवल की एनजीओ हैं। अब ये मान लीजिए कोई एक्स वाई देश, जेड देश, ए देश, अमीर अमीर देश है। अब यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनी है, बड़े बड़े एनजीओ हैं। इनको पता चलता है कि इस फला देश में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इंटरवीन किया, इन्होंने फंड किया इनको, छोटे छोटे जो संस्थाएं हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है सबको टैकल करने के लिए, तो इनको पैसे दिए गए, इंटरनेशनल फंडिंग करी गई कि आप ये पैसे लीजिए और इसे समस्याएं सुलझाइए। तो क्या है ये? इंटरनेशनल फंडिंग इन ह्यूमन राइट्स की फंडिंग की गई है। क्या किया गया? इंटरनेशनल फंडिंग में मानवाधिकारों की फंडिंग की गई। ये जो हेल्थ, एजुकेशन, इन सब की जो समस्याएं हैं, इनको ठीक करने के लिए फंडिंग की गई। गांव का एग्जांपल लीजिए, तुलना करिए। मान लीजिए गांव है छोटा सा, इसमें ये समस्या है, शहर वालों को पता चलता है तो ये फंड कर रहा है। ठीक वैसे ही ये देश है, और सारे देशों को पता चला कि यहाँ पर ये समस्या है, तो ये फंड कर रहे हैं। बस तुलना किया था समझाने के लिए। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल फंडिंग। इंटरनेशनल फंडिंग में मानवाधिकारों की फंडिंग, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसमें इशू क्या होता है। मानवाधिकारों की फंडिंग में एक इशू क्रिएट होता है। क्या? पहला ये है, फियर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड सोवरेनिटी। मेरे घर में तुम्हारा दखल क्यों? आसान भाषा में थोड़ा सा हंसते हंसाते ताकि बात समझ में आए। बाहरी दखल का डर और अपनी बात का सवाल। कैसे? अब इसको समझेंगे। देखिए, अभी मैंने क्या बोला था कि ये एक्स देश है। ठीक है, अब एक्स देश में कौन है? मुखिया है। मुखिया मतलब ये मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी रूल चलता हो वहाँ पे, जो प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए, या प्रेसिडेंट। ठीक है, ये है। अब बहुत सारे देश हैं, ये है, ये है, ये है, वाई है, जेड है, ए है। अब ये क्या कर रहे हैं? यहाँ के एनजीओ को क्या कर रहे हैं? फंड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? एक सोवरेन कंट्री है, संप्रभु देश है। ये दूसरे देश है, ये क्या कर रहे हैं? फंड कर रहे हैं। तो इसको क्या लग रहा है, इस पीएम या प्रेसिडेंट को क्या लग रहा है? इसको डर है, इसको डर है कि बाहरी जो शक्तियां हैं, बाहरी देश, इनके जरिए
इन एनजीओ में फंड करके, इंटरनेशनल फंडिंग करके, मानवाधिकारों की फंडिंग का बहाना लेके ये हमारे पॉलिसीज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये इनको फंडिंग करते हैं तो ये मानवाधिकारों का मुद्दा लेके, ह्यूमन राइट्स का मुद्दा लेके हम पे चढ़ बैठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं रोड पे। ये एक इशू है, ठीक है। समझ में आया क्या है एथिकल इशू? यही समझाना था। क्या करते हैं? एक्स देश है, वाई जेड ए देश, ये सोवरेन कंट्री है, यहाँ पे एक पीएम बैठा हुआ है, ये फंड कर रहे हैं, इंटरनेशनल फंडिंग कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स वालों को, जो जो समस्याएं सुलझाइए अपने, ये अपने अच्छे नियत से किया, ठीक है, मान लीजिए अच्छे नियत से किया इन्होंने, इनके दिमाग में क्या चला गया कि ये हमारी पॉलिसीज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक तरह से इनका शक करना ठीक भी कह सकते हैं, ये शक करना जरूरी है सिक्योरिटी के लिए। तो ये इनका शक है कि इनको फंड करके मानवाधिकारों के मामले में जब भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं अपनी बेहतरी के लिए, ये मानवाधिकारों का मुद्दा उठा के हमें चढ़ बैठते हैं। तो क्या है एथिकल इशू है इंटरनेशनल फंडिंग में? ये पहला समस्या समझ में आया, ये पहला समझ में आ गया, फियर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड सोवरेनिटी। तो क्या है, पीएम को जो है, पीएम मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल जहाँ चलता है, उनको डर है इस बात का कि बाहर वाले जो फंड कर रहे हैं वो ला के हमको तंग कर रहे हैं इनकी वजह से, ठीक है। अब इसी को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया है? इंटरनेशनल फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए FCRA कानून बनाया गया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2020 में, अमेंड किया था इसको ताकि थोड़ा ढंग से चले मामला, दिख रहा होगा, ठीक है। तो FCRA कानून लाया गया, ठीक है, 2010, फिर इसको अमेंड किया गया, अमेंड करके 2020, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में सुना हुआ है, इंटरनेशनल फंडिंग है, इंटरनेशनल फंड करता है, ये इंटरनेशनली फंड करता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत सरकार ने इसी का हवाला देके कई बारी बंद किया था, इसकी फंडिंग पे देखरेख करने के लिए, निगरानी करने के लिए कि कहीं गलत तरीके से तो फंड नहीं किया जा रहा है, इसकी इंटेंशन ठीक तो है ना, ठीक है। तो क्या देखना है आपको? FCRA कानून, इस कानून को ढंग से पढ़ना है आपको, या तो मैं इशूज बताऊंगा ना आपको, FCRA कानून को ढंग से पढ़ना है, एनालाइज करना है अच्छे से, जो अमेंडमेंट नए हुए हैं उसको देखना है। और ये क्या है, ये सब फंडामेंटल है आपके, ये जो इशूज है, एथिकल इशूज जो आते रहते हैं, एथिकल इशूज जो है बहुत डायनेमिक है, हर समय कोई ना कोई घटनाएं होती रहेंगी, ठीक है। आपको फंडामेंटल क्या पढ़ के चलना है कि FCRA कानून में क्या अमेंडमेंट हुआ है, अब FCRA कानून के अकॉर्डिंग हमें देखना है कैसे टैकल करें हम इस एथिकल इशू को, ठीक है। अब याद रखिएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, एथिकल कंसर्न और एथिकल डिलेमा चल रहा था हमारा, ठीक है। उसी में हम बहुत सारे इशूज देख रहे हैं, इंटरनेशनल फंडिंग देखा हमने, इंटरनेशनल फंडिंग में इलीगल फंडिंग जो कर रहे हैं हथियारों का, अभी क्या देख रहे हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन का देख रहे हैं, हम एथिकल इशू देख रहे हैं, समझ में? एथिकल डिलेमा, एथिकल कंसर्न याद करिए, वहीं से चल रहा है सब, ठीक है। ये सब इशूज देख रहे हैं हम। देखिए दूसरा मामला है मानवाधिकारों के फंडिंग में दिलाए गए हक और असल जरूरत का अंतर, मतलब क्या? देखिए इसको समझते हैं, दूसरा वाला अच्छे से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। एक्स देश है, ठीक है, ये एक्स देश है, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है। एजुकेशन का मुद्दा, वाटर का मुद्दा, LGBTQ+ का मुद्दा, ठीक है, ये, और कह सकते हैं गार्डन में पानी देने का मुद्दा, गार्डन में वाटर, ठीक है। ये क्या है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, गरीब देश है, अन्य देश है YZA देश। तो समस्या, एथिकल इशू कहाँ क्रिएट हो रहा है? देखिए इसमें एजुकेशन जरूरी मुद्दा है, वाटर जरूरी मुद्दा है, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी मुद्दा है, ठीक है, ये भी मुद्दा जरूरी है लेकिन कम है, ये तो सबसे ज्यादा कम है, गार्डन में पानी देना, बगीचे में पानी देना। तो ये क्या कर रहे हैं, मान लीजिए फंडिंग कर रहा है, तो सबसे ज्यादा फंडिंग किधर जा रही है? इधर, ये इशू है, गार्डन में पानी देना ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं, तो इधर ज्यादा फंडिंग है और इधर कम फंडिंग है। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये गार्डन में पानी देना ज्यादा इनको जरूरी लग रहा है? क्योंकि इस गरीब देश में न्यूज वालों ने क्या किया है, कहाँ से इनको रिसोर्स पता चलेगा, इन जो बाहर के देश के लोग हैं इनको कैसे पता चलेगा कि इस देश में क्या क्या समस्या है? न्यूज से पता चलेगा, इंफॉर्मेशन सही जानी चाहिए। तो यहाँ पे न्यूज वाले लोग क्या कर रहे हैं, ये इस गरीब देश में क्या कर रहे हैं, न्यूज वाले भक्त बने हुए हैं ऐसे करके, ठीक है, दुम उठाए हुए पड़े हुए। न्यूज क्या दिखा रहे हैं कि सब ये समस्या है, गार्डन में पानी नहीं जा पा रहा है हमारे, ठीक है। हम दुनिया, मतलब मेन स्ट्रीम का मुद्दा छोड़ के दुनिया भर की फालतू बातें ही दिखा रहे हैं। इनके दिमाग में यही चला गया कि लगता है यही सारी दिक्कत है, भेज दो यहाँ पे भाई पानी। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्रिएट करके आपको समझा रहे हैं कि मेन दिक्कत क्या थी इन सब चीजों की। इनकी जानकारी इनको कम थी, ये ज्यादा संज्ञान में ले लिया गया, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया गया, तो फंडिंग चली गई पूरी। ये एक इशू है, किसने क्रिएट किया? ये इन्होंने,
ये न्यूज़ वालों ने करना क्या था, इनको बताना था ये मुद्दा था, ये मुद्दा था, ये ज़्यादा गंभीर मुद्दा है हमारे देश में, इसको सुलझाइए। ठीक है, तो ये फंडिंग इधर करते हैं, लेकिन इनका फंडिंग डाइवर्ट हो गया इधर, इनकी वजह से, ये न्यूज़ वालों की वजह से। ठीक है, या फिर इस देश के पीएम ने या प्रेसिडेंशियल रूल जहाँ चल रहा है उन्होंने इन पे दबाव डाला कि तुम ये दिखाओ, ये मत दिखाओ, हमारे देश की बेइज्जती हो रही है। ठीक है, तो ये बोल के इन्होंने इस पे दबाव डाल दिया न्यूज़ वालों पे। अब इन्होंने ये गार्डन में पानी डालने में कमी है भैया, हमें यहाँ भेज दीजिए पैसा, हम गार्डन में पानी डालेंगे। ठीक है, ये एथिकल इशू है। मेन इशू से हट के उनको उल्टी सीधी चीजें पूरे देश में सर्कुलेट कर देना, और बाहर के लोगों को यही चीज दिख रही है, इसलिए इधर ही फंडिंग कर देना ज्यादा। इधर भी कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि अपने हिसाब से ये सोच रहे हैं कि नहीं इधर भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आदर्श स्थिति है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इधर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा फंडिंग इधर चली गई। तो एक एथिकल इशू है ये। तो एक पढ़ लीजिए, मानवाधिकारों फंडिंग में असंतुलन। ग्लोबल न्यूज और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स में अक्सर यह बात सामने आती है कि सिविल और राजनीतिक अधिकारों जैसे चुनाव, बोलने की आजादी को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य की तुलना में ज्यादा फंडिंग मिलती है, खासकर विकासशील देशों में, जहां बाद वाले ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। देखिए, विकासशील देशों में, अभी मैंने कहा गरीब देशों में क्या है, चुनाव, बोलने की आजादी को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबसे जरूरी मान लिया जाता है इस पे। चुनाव, बोलने की आजादी, ये भी है, बोलने की आजादी, चुनाव की आजादी, ये सब ठीक है, लेकिन सबसे फंडामेंटल नीड क्या है आपका? भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, ये जरूरी ज्यादा है, इसको ठीक करने की जरूरत है। ये सब ठीक होगा तो अपने आप ये सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, तो ये डाइवर्ट हो जाता है फंडिंग, ये एक इशू है। अब देखिए तीसरा इशू क्या है, मदद की लत और आत्मनिर्भरता, डिपेंडेंसी और सस्टेनेबिलिटी। इसको समझते हैं पहले। देखिए, ये एक्स देश है, ठीक है, एक्स देश है, यहाँ पे एक पीएम है, यह प्रेसिडेंशियल रूल है। क्या क्या समस्या है एक देश में? एजुकेशन, फूड और भी समस्या है, वाटर वगैरह की समस्या है, मेल न्यूट्रिशन, ये सब की समस्या चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एनजीओ है, अन्य देश आ गए, YZA। अब ये क्या है, ये देश, ये जो गरीब देश है, ये छोटा एनजीओ है, इन सब की समस्याएं जो है इंटरनेशनल फंडिंग से ठीक कर रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल फंडिंग से सब धीरे धीरे ये बेहतर किया जा रहा है इसको। अब मान लीजिए यहाँ पीएम या प्रेसिडेंट को ये लगा कि हम पे इनकी वजह से हम पे दबाव डाल के हमारे नियम को उल्टा सीधा कर रहे हैं, ये हमारी पॉलिसीज में घालमेल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये फंडिंग काट देंगे यहाँ से। अब ये एनजीओ को फंडिंग मिलेगी ही नहीं, तो ये क्या होगा, ये जो समस्या है जो ये सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी, क्या होगा, बंद हो जाएगा। और आप जब न्यूज पढ़ते होंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में बहुत सारे एनजीओ संघर्ष कर रहे हैं, किस चीज के लिए, फंडिंग के लिए, या बहुत सारे एनजीओ बंद हो गए, इन सब चीजों के लिए काम कर रहे थे वो, उनको इंटरनेशनल फंडिंग मिलती थी। एफसीआरए कानून को थोड़ा सा सख्त बना दिया गया, इसको थोड़ा सा रिजिड किया गया, फंडिंग रुकने लगी तो क्या हो गया, एनजीओ बंद होने लगे, छोटे छोटे एनजीओ, तो ये काम इस पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये इशू है। इशू कैसे है कि हमें यहाँ पे ये जो पीएम है या प्रेसिडेंट है, इनको थोड़ा समझाना पड़ेगा, इनको गंभीरता इसकी समझानी पड़ेगी, और कैसे, ट्रांसपेरेंसी रख के। ये नहीं कि आप ही आंख बंद कर ले कि हो सकता है फंडिंग गलत, मेलाफाइड तरीके से, गलत इंटेंशन से फंडिंग सच में कर रहे हो, और आपने पूरी जांच नहीं की, और आप भावुक होकर चले गए पीएम के पास कि पीएम साहब जी, प्राइम मिनिस्टर साहब जी या प्रेसिडेंट साहब जी, आप गलत कर रहे हैं। ये नहीं, पूरी जांच वगैरह करने के बाद जब लगे कि नहीं मेलाफाइड नहीं है, सब ठीक है, तो उनको रिपोर्ट दीजिए पूरी, कि आप फंडिंग फिर से शुरू करवाइए, ये फिर से फंड करें, ताकि ये सब बंद ना हो। क्योंकि गरीब देश या विकासशील देश में ये नहीं कि गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत होगी पूरी कि वो सब ठीक कर देगा, पॉसिबल ही नहीं है। खासकर 130-140 करोड़ की जनसंख्या जब हो, तो केवल सोचे कि गवर्नमेंट ही जान लगा के कर देगी, तो उसके बाद खुद ही पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब बजट पास होता है, जब बजट पास होता है तो बजट पे नजर रखिए कि बाहर से कितना उधार लिया है, ठीक है, और उधार चुकाने में ब्याज कितना चुका रहा है। बजट पास होता है, ये देखते हैं तो ज्यादा पैसा कहाँ जाता है, उधार चुकाने में निकल जाता है हमारा, कहाँ से आएगा? फिर कहते हैं कि एजुकेशन पे कम खर्चा हुआ है। समझ में? ये है क्रिटिकल इशू। चौथा देखना है, पैसे का हिसाब कौन देख रहा है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। आराम से समझ में आ रहा होगा क्या है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर
ये एक्स देश में फंडिंग हो रही है गरीब देश में और अन्य देश कर रहे हैं ये फंड, तो इनकी देखरेख जरूरी है, रेगुलेशन जरूरी है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसा जा रहा है, हवाला का पैसा तो नहीं है, ये सारी चीजें। इसी के लिए FCRA वगैरह कानून, बहुत सारी संस्थाएं, करप्शन इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया है, जो मैं कानून कल से बता रहा हूँ ना आपको, UNCAC, UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये बनाया गया है ऐसी फंडिंग को देखने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे भी है और नेशनल लेवल पे हम FCRA खुद बना रखा है अपना, देखने के लिए इन सब चीजों को। अब देखिए पांचवा क्या प्रॉब्लम है, दोहरे मापदंड और राजनीति, डबल स्टैंडर्ड। क्या करते हैं इसमें, इसको अच्छे से समझेंगे तो और मामला समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए ये अमेरिका है, अब सीधा अमेरिका पकड़िए, दिमाग क्लिक करेगा। ये अमेरिका है, ये चाइना है, ये रसिया है, ये ईरान है, ठीक है। अब अमेरिका मान लीजिए ये पाकिस्तान है, रसिया, ये चाइना, रसिया, ये पाकिस्तान। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, यहाँ ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम हुआ, यहाँ ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम हुआ, तो अमेरिका भाई साहब क्या करते हैं, बहुत तेज चिल्लाते हैं कि देखो देखो देखो, अरे चाइना में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, रसिया में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ईरान में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, बहुत तेज चिल्लाना, ठीक है। मान लीजिए फंडिंग भी कर रहा है, किनको फंड कर रहा है, यहाँ के एनजीओ को, यहाँ के एनजीओ को। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझिए, यहाँ के एनजीओ को फंड कर रहा है, मेलाफाइड तरीके से फंड कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये इसका विरोधी है इन सब चीजों का, तो फंड कर रहा है इनको, कहाँ, एनजीओ में फंड कर रहा है। और यहाँ के एनजीओ चिल्ला रही है देखो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, चाइना पे दबाव डाल रहे हैं, फिर यहाँ के एनजीओ को फंड कर रहा है, रसिया पे दबाव डाल रहे हैं, यहाँ पे एनजीओ को फंड कर रहे हैं, ईरान पे चिल्ला रहे हैं, सब यहाँ के एनजीओ। कोई भी कानून बना रहा है, ले जाकर कोर्ट में चैलेंज कर दे रहे हैं, पूरी प्रक्रिया को धीमा करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, ये फंड कर रहे हैं, इंटरनेशनल फंडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, यहाँ पे भी इंटरनेशनल फंडिंग ये कर रहे हैं, यहाँ पे जबरदस्त तरीके से हो रहा है प्रॉब्लम। मान लीजिए इजराइल में हो रहा है, इजराइल ने कहीं कर रहा है गड़बड़ी, फिलिस्तीन पे कर ही रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये नहीं चिल्ला रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल फंडिंग भी कर रहे हैं, यहाँ के एनजीओ जो है चुप है। ये है डबल स्टैंडर्ड, कि जहाँ इनके विरोधी लोग हैं वहां पे फंडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ के एनजीओ, वहाँ की गवर्नमेंट में नाक पे दम कर रखा है, और जो यहाँ पाकिस्तान हो गया, इजराइल हो गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो चुप है, एनजीओ को बोल रखा है चुप रहो तुम लोग, एनजीओ वाले कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है। ये है डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। ये है मेलाफाइड तरीके से फंडिंग करना, ये भी एक एथिकल इशू है इंटरनेशनल फंडिंग में। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, गांव का छोटा सा, पढ़ेंगे तो थोड़ा मजा भी आएगा। शहर के लोग एक दुश्मन गांव में आजादी के लिए पैसा भेजते थे और वहां के मुखिया को बुरा भला कहते थे, लेकिन अपने दोस्त गांव में जब मुखिया लोगों पर जुल्म करता था तो वे चुप रहते थे या कहते थे कि उनका अंदरूनी मामला है, ठीक है। जब इनके विरोधी देशों में कुछ होएगा तो ये कहेंगे, चढ़ बैठेंगे चिल्लाने के लिए, और जैसे ही इनके दोस्त के घर के अंदर कुछ होने लगेगा तो कहेंगे कि वो तो उनका अंदरूनी मामला है, संप्रभु देश है, हमें नहीं बोलना चाहिए, वो अपना सुलझा लेंगे, ठीक है। ये फालतू सा आर्गुमेंट है, यही डबल स्टैंडर्ड है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये दो गला लेके बोलने वाले लोग ना, हिपोक्रेट टाइप के लोग, ये अमेरिका हिपोक्रेट है एकदम इस मामले में। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय फंडिंग में मानवाधिकारों का विश्लेषण करने का काम आपका है, लेकिन आपका काम भी मैंने कर दिया है, आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। अब देखिए हमें क्या देखना है, स्ट्रेंथिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, यानी शासन में। ये आप जानते हैं, और पिछली क्लास जो लोग देख रहे हैं, शुरू से जो देख रहे हैं, उनको पता है कि ये क्या है, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल फंडिंग में ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल फंडिंग में इनलीगल जो हथियार वगैरह है इनको फंड कर रहे हैं, तो इन सबको बेहतर करने के लिए सेम जो पीछे सोल्यूशन था यही इसमें भी सोल्यूशन है, कुछ नया नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ये कुछ नया नहीं है, बस एक ही चीज है जो घूम फिर के आएगी आपके सामने। क्या होना चाहिए, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। मैंने बोला था कि बार बार बोलेंगे तो याद होगा, यही चीज करनी है हर जगह, चाहे अपने देश के अंदर करना हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे जाके करना हो, तो ये तो यूनिवर्सल है, सब जगह ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, इम्पैथी होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या होगा, अब सवाल ये है कि ये मूल्य मजबूत करने की क्या जरूरत है, तो सवाल जवाब भी यही है कि इसीलिए मजबूत करने की जरूरत है ताकि करप्शन वगैरह ये सब चीजें ना हो। तो क्यों जरूरी है, भरोसा बढ़ेगा, तरक्की होती है, शांति बनी रहती है, अच्छा रहता है, मतलब करप्शन नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लोगों की बातें सुनी जाएंगी, तो उनका भरोसा बढ़ेगा, भागीदारी बढ़ेगी, इसलिए इस मूल्य को मजबूत करने की जरूरत है, ठीक है। तब सवाल ये है कि इन्हें कैसे मजबूत करें।
इन्हें कैसे मजबूत करें? कड़े नियम और निगरानी, स्ट्रॉन्ग रूल और ओवरसाइट से। जैसे एंटी करप्शन एक्ट वगैरह बना है तो उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा उसको मजबूत करिए। जो लोकायुक्त है, लोकपाल है, उनको भी थोड़ा सा ट्रेनिंग समय समय पर देते रहिए। नहीं कि एक बार ट्रेनिंग दे दिया हो गया उनका, भूल जाते हैं। हर 3 साल 4 साल पे बाद 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का ट्रेनिंग पीरियड फिर से रखिए, ठीक है, रिकॉल कराने के लिए उनको कि आप किस लिए थे यहाँ पे। नहीं, दिमाग की बत्ती उड़ जाती है, वो जाम हो जाता है उनका, ठीक है। लीडरशिप, जो आपका लीडर सुप्रीम बैठा हुआ है, पीएम बैठा हुआ है, सीएम बैठा हुआ है, या फिर कह सकते हैं एमएलए साहब बैठे हुए हैं, या पी सांसद बैठा हुआ है, ये सब में ईमानदारी होनी चाहिए। सुप्रीम जब भी भ्रष्ट टाइप का होगा तो नीचे का अधिकारी कि कोई किंतु परंतु करने वाली बात नहीं है कि भ्रष्ट होना ही होना है उन्हें। खुद ही ऊपर भ्रष्ट बैठा है तो नीचे भ्रष्टाचार को तो सपोर्ट ही कर देगा, कहेगा करो, हम भी लूटेंगे, तुम भी लूटो, फिर 5 साल बाद हम पलट जाएंगे, फिर बाहर जाएंगे विदेश में और थाईलैंड में मसाज लेंगे, भूल जाएंगे ये सब, तो ये सब करेंगे। सिटीजन वॉइस एंड पार्टिसिपेशन, कैसे? हमारे भारत देश के मामले में आरटीआई, हम मांग रहे जवाब, हमें दीजिए, हमको चाहिए जवाब। और इंटरनेशनल लेवल पे जवाब मांगना है तो कैसे मांगेंगे? मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत उसको जानकारी है नहीं कि कैसे प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इंटरनेशनल मामले में, कि हमें इंटरनेशनल लेवल से जाके हमको जवाब मांगना है, तो क्या करना है? जेब में सबसे बड़ा हथियार लेके घूम रहे हैं आप, क्या? फोन, सोशल मीडिया। सीधे पीएम को टैग करिए, पीएम को टैग करिए, सीएम को टैग करिए, और बड़े कड़े स्वर में पूछिए, यहाँ पे गए थे आप विदेश में घूमने, कितना पैसा खर्चा किए? ये हमारे टैक्स का पैसा है, जानकारी दीजिए। तो ये क्या जवाब देंगे? जाके आरटीआई लगा के मांग लो। फिर आप जाएंगे आरटीआई लगाने तो ये कहेगा ये निजी मामला है, हम नहीं देंगे। तो ये हो जाता है, तो कहेगा आरटीआई लगा के मांग लो, पीएम बोल देगा, सीएम बोले आरटीआई लगाओ, जब मांग लो, हम दे देंगे। अब जाएंगे आरटीआई लगाने तो आरटीआई मिल जाए तो ठीक है, तो ये कह सकते हैं अकाउंटेबल है, ठीक है, अकाउंटेबल है। नहीं दिए तो फिर प्रॉब्लम है, ये भी एक एथिकल इशू में क्रिएट हो जाएगा कि दे ही नहीं रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन वैल्यूज, इसको मजबूत करना, इससे मजबूत होगा बैलेंस ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट। देखिए, जो बेहतर काम कर रहा है, जो बेहतर काम कर रहे हैं उनको अवार्ड दीजिए, उनको इंकरेज करिए कि हाँ हाँ भाई, अधिकारी साहब आपने बहुत बढ़िया काम किया है, ये लीजिए 2 किलो लड्डू। वो कहेगा कि हम इतना ईमानदारी के 2 किलो लड्डू हम खरीद नहीं लेंगे। इनको रिवॉर्ड दीजिए, कुछ पैसे से रिवॉर्ड दीजिए, थोड़ा मीडिया में वगैरह इनको हाईलाइट करिए, ठीक है, प्रमोट करिए, इन पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाइए, तब लोग से गुड गवर्नेंस आता है, बेहतर होता है सब, ठीक है। और जो गलत कर रहे हैं उनको सीधे कहिए गेट आउट, तुम बेकार हो, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम्हारे लिए जगह है ही नहीं, आना मत यहाँ पे, ठीक है। चुनाव प्रक्रिया में नैतिकता, चुनाव फेयर हो, फेयर इलेक्शन, उसके लिए क्या करना है? क्या करना है उसके लिए? सिलेक्टिंग कैंडिडेट, कौन चुनना है? किसे चुनेंगे? अपराधी को चुन लेंगे? नहीं, जो कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आप देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनती हैं कैंडिडेट्स को, किस तरीके को चुन रही है। अपराधी केस लगा हुआ है, कैसा कैसा केस लगा हुआ है, उसको चुन रही है, या फिर कोई एकदम जो साइंटिस्ट है उसी को उठा दिया कि तुम साइंटिस्ट हो, आप पढ़े लिखे हो, आओ कैंडिडेट। तो नीयत दिख जाती है यहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो जानकारी मांगेगा, और पूरा इनका जो डिटेल है पूरे कैंडिडेट को देना पड़ेगा, उनका क्या क्या एफआईआर है, क्या क्या नहीं है। और आपके इलेक्शन कमीशन का साइट पे जाएंगे, वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर इनका डेटा पूरा मिल जाएगा, ऐप भी बन चुका है। थोड़ा इसके बारे में सर्च करेंगे तो पूरा डिटेल आप देखेंगे, आधार कार्ड जैसा एक फोटो होगा, उस पर उम्र लिखा होगा, जन्म तिथि लिखी होगी, सब कुछ लिखा होगा, अब पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड लिखा होगा, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन करते ही। ये क्या चल रहा है? अब हम इंटरनेशनल फंडिंग से आगे बढ़ चुके हैं थोड़ा। क्या चल रहा है? शासन चल रहा है, गवर्नेंस। अभी सिलेबस आज लास्ट में सिलेबस भी दिखाएंगे। गवर्नेंस, गवर्नेंस चल रहा है, ठीक है। अब गवर्नेंस में कैसे कैसे एथिकल इशू क्रिएट होते हैं, यही इशू है एक, सिलेक्टिंग कैंडिडेट। जो कैंडिडेट चुना गया है वो अपराधी है, उसी को चुन लिया गया है। आप देखते होंगे कि एक रिपोर्ट आती है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, ये रिपोर्ट देता है टाइम टाइम पे कि जो सांसद है, जो एमएलए साहब है, उनकी रिपोर्ट भी आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, तो ये रिपोर्ट दे देती है कि देखिए ये जो एमएलए साहब हैं, ये जो एमपी साहब हैं, इन पे ये आपराधिक रिकॉर्ड है इनका, उन्हीं को चुना गया है, ठीक है। ये रिपोर्ट देती रहती है समय समय पर। ये क्या है? ट्रांसपेरेंसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एडीआर। इसकी रिपोर्ट को आप ध्यान में रखेंगे हमेशा, एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। और कैंपेनिंग करने का मेथड क्या है? एक बोतल दारू बेच क्या करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज? बोतल का शराब, पैसा, ये सब करेंगे? नहीं, ये सब नहीं करना है, यही सब इशू है।
तो एथिकल इलेक्शन कमीशन क्या करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रोल करेगा, आचार संहिता लागू करेगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा काम करना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन में बैठता कौन है, IAS, सीनियर IAS बनेगा, तब जाएगा इलेक्शन कमीशन का चीफ बनेगा, ठीक है। और इसको क्या बनेगा, वोटिंग इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे वोट हो रहा है बूथ पे देखेंगे, बूथ के आसपास यहाँ पे लाइन लगी हुई है, आसपास गुंडे तो नहीं खड़े, इससे पूछ रहा है कि किसको वोट दोगे भाई, तो ये बोलेगा कि आप ही को वोट देंगे भैया, आप ही को वोट देंगे। तो ये मान लीजिए गुंडा है, ये थोड़ा और चालाक भी है, पूछ लेगा कि अच्छा चलो हमको ही वोट दोगे तो हमको ये थोड़ा बताओ कि हमारे इलेक्शन का चुनाव चिन्ह क्या है। तो ये फंस जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अरे भैया हमको पता नहीं, तो कहेगा कि हमको बेवकूफ बना रहा है, पकड़ेगा कॉलर उठाएगा, तब क्या है, ये एथिकल इशू है। तब यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्शन कमीशन, क्यों, इसकी जिम्मेदारी है कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए, बूथ पे पूरी सिक्योरिटी लगा देगा, कोई भी फटके ना, उल्टी सीधी हरकतें करने वाले लोगों को तुरंत हटाएंगे, जो वोट देने आए हैं बस वही रहे वहां पे। अब चौथा इशू क्या है, सिलेक्शन फॉर गवर्नमेंट पोस्ट, पेपर, अगर आप गवर्नमेंट का पद चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो क्या करना होगा, आपको मेरिट पे खेलना होगा, एक को एग्जाम देना होगा फेयर तरीके से। इशू क्या होता है, पेपर लीक, पेपर लीक, और क्या, सिफारिश लगा देना, मेलाफाइड तरीके से घूस खिला के नौकरी ले लेना, ये सारी चीजें, ये इशू है। और यही इशू न हो, पटवारी, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, इन सब में नीट का एग्जाम होता है ना, सुनने में आ ही जाता है, हर साल कभी ना कभी सुनने में आपको मिल जाता है, पेपर में आकर पढ़ते होंगे, कोई प्रोटेस्ट चालू हो गया, SSC को लेकर कोई प्रोटेस्ट शुरू हो गया। तो ये सब इश्यूज हैं, सब ना हो, आपको इसका ध्यान रखना है। UPSC स्टेट PCS में कैसे, देखिए UPSC में कैसे, UPSC एग्जाम लेगी, मान लीजिए प्रीलिम्स का एग्जाम ले लिया, अब जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा, प्रीलिम्स का बस लिस्ट जारी कर देती है, कट ऑफ नंबर ये कब मिलेगा, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जो सिलेक्ट हुए हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके 1 हफ्ते बाद आपको दिया जाएगा आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट, कट ऑफ। ये है ट्रांसपेरेंसी इनका, ठीक है। तो इसको भी सुधारने की जरूरत है, ये भी एक एथिकल इशू है स्टेट PCS में भी। तो इन सबको रोकने के लिए क्या बनाया गया, मान लीजिए सरकारी पदों पे भ्रष्टाचार वगैरह ना हो, उसके लिए क्या बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये आप जानते हैं। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कितनी मजबूती से लागू किया जा रहा है, कितनी मजबूती से लोग काम कर रहे हैं इसके लिए, ये भी एक एथिकल इशू है। इसमें काम करने वाले लोग, मान लीजिए लोकायुक्त लोकपाल है, क्या बनाया गया, भ्रष्टाचार रोकेंगे, पता चला लोकपाल लोकायुक्त जो आयोग बनाया हुआ उसी में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भी एथिकल इशू में क्रिएट हो जाएगा। इशूज ही इशूज है, इशूज ही इशूज है। अब देखिए क्या इशू है, प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में नैतिकता, ठीक है, कैसे, टेस्ट ऑफ ऑनेस्टी एंड इम्पार्शियलिटी, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, हमें ये देखना है कि मतलब होता तो नहीं है, लेकिन करना क्या है, सिलेक्ट हो गए तो उनको चुने गए तो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये देखिए जैसे IAS लोगों की ट्रेनिंग होती है ना, लवाजना वगैरह में जाके, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी वगैरह में, वैसे इनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि ये क्या कर सके, एक मजबूत रिप्रेजेंटेटिव बन सके, प्रतिनिधि बन सके जनता के, और इनकी ऑनेस्टी इम्पार्शियलिटी सुनिश्चित हो सके। और क्या होना चाहिए, लिसनिंग टू पब्लिक वॉइस एंड एम्पैथी, जनता की आवाज सुनो और एम्पैथी के साथ सुनो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि वो क्या समस्या झेल रहा है। ये नहीं कि अपना जो चप्पल पहने हुए 8 नंबर का, उसको भी 8 नंबर का चप्पल अटका दिए, हो सकता है उसको 2 नंबर का चप्पल आता हो, 10 नंबर का आता हो, वन साइज फिट ऑल नहीं लेना है। एम्पैथी का मतलब सीधा सीधा आप जानते हैं क्या होता है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हुए एक एम्पैथी रखना, एक सांत्वना देना, उसको समझना कि ये किस दर्द में है, इसको महसूस करना, उसके अकॉर्डिंग काम करना, सिटीजन सेंट्रिक काम करना। अब एक इशू क्या आएगा, राइट यूज ऑफ पावर, अपनी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना, मिस यूज ऑफ पावर नहीं करना है, ये एथिकल इशू में क्रिएट हो जाएगा। आप मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि हम MLA साहब हैं, हम दरोगा साहब हैं, हम थाना अध्यक्ष हैं, हम DGP हैं, PGP हैं, CGP हैं, तो क्या है ये सब, क्या है, DGP CGP दरोगा DM CM PM, एक वर्ड में इनको क्लियर करना हो तो आप क्या बोलेंगे, ये है नौकर, ठीक, एक झटके में। जनता क्या है, मालिक, मालिक क्या करती है, चुनती है नौकर को कि तुम हमारी सेवा करोगे, आओ चलो चुनाव करा देते हैं, तुम हमको चुनोगे, ठीक है। फिर इसको एक जिम्मेदारी दे देती है जनता चुन के PM CM को कि अब तुम क्या करोगे, संस्थाएं बनाओ और हमारे और कर्मचारियों को चुनो, UPSC DM, ठीक है, फिर नीचे दरोगा ये सब चुनते हैं, मालिक साहब ऑर्डर दे रहे हैं, जनता साहब, फिर ये सब क्या करते हैं,
ये सब मालिक जो नौकर साहब है लोग हैं, मालिक से खफा हो जाते हैं सब सेलेक्ट होने के बाद, फिर मालिक को पटक के मारते हैं, ये एक इशू है। ठीक है, तो अपने पावर का सही इस्तेमाल करना। चौथा, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फॉर्मेशन, कुछ भी छुपाना नहीं है, ट्रांसपेरेंट रखिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, शासन गुड गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है। जो गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी है, कोई भी जो IAS है, PCS है, SSC से सिलेक्ट हुए हैं और भी तरीके से जो सिलेक्ट हुए हैं, सभी का इम्पार्शियल होना, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना ये जरूरी है। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और ये ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल जो लवाजमा में ट्रेनिंग दी जाती है IAS PCS को, IAS IPS को, इन सब चीजों की, कि इनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ये ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल, और क्या काम करना है, इसके लिए काम करना है। इम्पार्शियलिटी की, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की पूरी ट्रेनिंग देती है। आपको लगता है कि मुंह से केवल बोल दिया और वो सुन लिया, हाँ ठीक है, पूरी ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है इनका, फिर बाहर निकलते ही क्या होता है, बोल जाते हैं। तो इनको भी टाइम टाइम पे इनका ट्रेनिंग याद दिलाते रहना चाहिए। जनता आगे खड़े हुए, एक भड़की हुई जनता आ जाती है, चिल्लाती है जोर से, इनको याद भले नहीं आए, ये तो याद दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम जनता के लिए हो, जनता के लिए हो, लेकिन वो किसी और के लिए होता है। देखिए, दूसरा क्या है, ऑनेस्टी एंड एंटी करप्शन। पैसा जनता है, तुम्हारी तिजोरी नहीं। क्या है, जनता का पैसा है, जनता के लिए यूज करो, ये नहीं कि आप पैसा अपने जेब में डाले जा रहे हो। ठीक है, ये गवर्नेंस के लिए ठीक नहीं है। तो इसी के लिए क्या बनाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये बनाया गया है। आप अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो पकड़े जाएंगे। आजकल न्यूज बहुत आ रहा है, बहुत वीडियो वायरल, खूब पकड़े जा रहे हैं। और क्या है, एम्पैथी एंड पब्लिक कनेक्ट, एम्पैथी रखिए और पब्लिक से कनेक्ट करिए, पब्लिक से बदतमीजी मत करिए, तमीज से रहिए। बहुत से जो बड़े पदों पे पुलिस बैठी हुई है, बड़े पद के अधिकारी, आप यूट्यूब पे देखेंगे, यूट्यूब पे उनका खुद का अकाउंट है, वो इन्फॉर्म करते रहते हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बताते हैं कि देखिए ये गाइडलाइन हमने जारी करी है, कोई भी जनता को तंग कर रहा है तो जनता इस बात से अवेयर रहे, कोई बदतमीजी कर रहा है तो इनको ये एडवाइजरी दिखाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिखाइए ये आपके DGP का ये है, आपके SP का ये ऑर्डर है, आप लोग क्यों बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक नहीं है, कंप्लेन करेंगे। तो पब्लिक को भी अवेयर रहना पड़ेगा इस सब चीज़ों के लिए, और जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं उनको एम्पैथी और पब्लिक से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये नहीं कि उनसे दूरी बनाए रखें और लाल फीताशाही कर रहे हैं। अगर वो ऑफिस में आ रहे हैं तो उनको तंग किए जा रहे हैं, रेड टेपिज्म कर रहे हैं, लाल फीताशाही, उनको अटका है, इस ऑफिस में जाओ, उस ऑफिस में जाओ, इस ऑफिस में जाओ। आपको शिवाजी द बॉस याद होगा, रजनीकांत का सीन, वो आता है जनता की भलाई करने के लिए कि हम हॉस्पिटल खोलेंगे, अब हमको क्लियरेंस चाहिए, हमको लाइसेंस चाहिए, सारी चीजें चाहिए, परमिट चाहिए। रजनीकांत को इस ऑफिस, उस ऑफिस, इस ऑफिस, इस ऑफिस चलाते जाते लास्ट में क्या होता है, वो सर पकड़ के सीढ़ी पे बैठ जाता है, कहते यार कितना क्लियरेंस लेंगे, हम तो पागल हो जाएंगे। चौथा, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवा, प्रोफेशनल एक्सेलेंस और एफिशिएंसी, क्षमता के साथ काम करना। ये सुनिश्चित करने के लिए क्या होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस। अगर कोई परमिशन लेने के लिए आ रहा है, जैसे शिवाजी आ गए, रजनीकांत आ गए कि हमको हॉस्पिटल खोलना है, जनता की भलाई के लिए करना है, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए। ये नहीं कि इस डिपार्टमेंट में जाओ, उस डिपार्टमेंट में जाओ, ऐसे डिपार्टमेंट में जाओ, अब दौड़ते दौड़ते उसके चप्पल घिस जाए, थक जाए, उसको ग्लूकोज देना पड़ जाए। एक विंडो है, यहाँ आइए, सारा क्लियरेंस लेके जाइए एक ही बार में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना, सब डिजिटल हो चुका है, तो यहाँ पे आइए, आप अपना आधार कार्ड जमा दिखाइए, सब कुछ लेके जाइए एक झटके में। तो इससे क्या होगा, प्रोफेशनल एक्सेलेंस और एफिशिएंसी आएगी। ये नहीं कि हर शिवाजी बहुत सीढ़ी पे बैठ जाए। सर्विस के दौरान, इस सेवा काल में सिविल सेवकों की नैतिकता, मैदान में भी ईमानदारी की कसौटी। क्या है कि ट्रेनिंग करके आ गए और फिर जमीन पे जाते ही राजा बन के भूल गए। अब देखिए, बोला जाता है IAS PCS जो भी सिविल सर्विसेज में है बड़े पदों पे, उनको बोला जाता है कि राजा है, आपको भी बोला जाएगा देखिए अब राजा है, लेकिन फिर कुछ ही बाद एक न्यूज आती है कि राजा चोरी करते हुए पकड़ा गया, घूस लेते हुए। तो राजा घूस लेता है क्या, राजा घूस लेता है, चोरी करता है? ये तो चोरों का काम है ना। अगर IAS घूस ले रहा है, बड़ी घूस ले रहा है, ले तो घूस ही रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। किसका पैसा, आपका पैसा, जनता का पैसा, तो चोर है। तो फिर ये राजा क्यों है? राजा का तो क्वालिटी नहीं है चोरी करने का, ये तो चोरी कर रहा है। अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं ये लोग, क्या है कि हम चोर हैं। सर्विस के दौरान खूब बड़ी बड़ी बातें, पढ़ाई के दौरान खूब बड़ी बड़ी बातें, ग्राउंड पर उतरते ही भूल जाना। तो क्या करना है हमको, रेगुलर रिमाइंडर एंड न्यू लर्निंग, उनको याद दिलाते रहिए और ट्रेनिंग बीच में आइए। जो SP है, फिर SP के ऊपर जो है उसको बुला लिया जाए, क्या हो, तुमको ट्रेनिंग याद दिलाते हैं फिर से। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई हैं, आ जाओ। दूसरा, स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड कंप्लेंट मैकेनिज्म, कोई गड़बड़ी कर रहा है तो निगरानी भी जरूरी है और शिकायत का रास्ता भी। जैसे कौन IAS गड़बड़ी कर रहा है,
एसपी गड़बड़ी कर रहा है तो उसकी निगरानी करने के लिए कौन रहता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई, ये सब लगे रहते हैं, गुप्त रूप से देखते रहते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग करते रहते हैं कौन गड़बड़ी कर रहा है। जैसे ही लगता है कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये हावी हो जाते हैं। ठीक है, आदर्श स्थिति में बता रहे हैं, नहीं तो इनका भी कोई पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहते हैं, वो बोलेगी कि करो तभी करते हैं। जब इनका इंटरेस्ट इनसे, जब पॉलिटिकल पार्टीज का इनसे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा ईमानदारी दिखाने लगेंगे, हम बहुत ईमानदार हैं, छोड़ेंगे नहीं। उससे पहले बेईमान थे थोड़े समय के लिए, बस वही थोड़े समय वाला जो बेईमानी इन्होंने करी है उसी का आधार पर लेके सीबीआई को छोड़ देते हैं, कहते हैं जाओ पकड़ो। ठीक है, तो ये ईमानदार सीबीआई दौड़ जाती है। ठीक है, ये है पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के होना। मैं आदर्श स्थिति में क्या बोल रहा हूँ? आदर्श स्थिति में ये है कि सीबीआई का काम क्या है, ठीक है, सीबीसी का काम क्या है, कि ऐसी निगरानी रखना कि गड़बड़ी कर रहे हैं तो जाए। ठीक है, और समाधान के रूप में क्या था? ये कंप्लेंट करना है। ठीक है, तो कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या, किसके आधार पर होगा? प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट 1988, अगर ये कम हो गया है तो सीधा कंप्लेन होगा। सीबीसी में होगा लोकपाल, लोकायुक्त, ओम्बड्स, इन सब पे। तीसरा, सपोर्ट फॉर ऑनेस्ट, पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्ट। समझ में आ रहा होगा, जो बढ़िया कर रहा है, ऑनेस्ट है, उसको खूब सपोर्ट करिए, पब्लिक में हाईलाइट करिए, ताकि लोग उससे इंस्पायर हो कि हम भी ऐसा बनेंगे। जो गलत कर रहा है उसको पनिश करो तुरंत। जैसे विसल ब्लोअर 2000, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, जो भी विसल ब्लोअर का काम कर रहा है उसको प्रोटेक्शन दो। ठीक है, इसको तो गुप्त रखा जाता है ना, इसको गुप्त बाहर निकाल दिया, चला मार दिए इसको लोग कि तुम ही बताए थे, तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग इनको सुरक्षा दें। चौथा क्या है? गवर्नेंस और बेहतर करने के लिए, गुड गवर्नेंस लाने के लिए क्या करना? सिंप्लीफाइंग प्रोसेस, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सिंप्लीफाइंग प्रोसेस एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो शिवाजी बॉस का एग्जांपल याद करिए, बहुत सारा डिपार्टमेंट बना रखा है, शिवाजी बॉस दौड़ रहा है, तो क्या करना है? सिंप्लीफाइंग प्रोसेस। रेड टेपिज्म नहीं करना है कि फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल चढ़ा जा रहा है। आपने यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करना है। ठीक है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे? डीबीटी, डीबीटी अभी चला है बहुत ज्यादा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करिए। ठीक है, डिजी लॉकर सब डिजिटल कर दिया गया है, सारा डिजिटल फॉर्म में करके डिजिटलीकरण को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि सारे दस्तावेज जो है सुरक्षित रहे हमेशा के लिए, और प्रोसेस बहुत आसान हो जाए। सिंगल विंडो क्लियरेंस बताया था, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, एक जगह पे सारी परमिशन मिल जाए। ठीक है, सिंप्लीफाइंग प्रोसेस एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। पांचवा, एथिकल लीडरशिप एंड मोटिवेशन। देखिए, जो भी बेहतर लीडर बना है, बेहतर तरीके, जैसे टीएन सेशन को ले लीजिए, उनसे इंस्पिरेशन लेना, इंस्पायर्ड होना, और टीएन सेशन को कहना कि आइए थोड़ा लेक्चर दे दीजिए। कुछ भ्रष्ट बैठे हुए हैं या मूड में है कि भ्रष्टाचार हम करेंगे, तो थोड़ा सा लेक्चर दे दीजिए और थोड़ा डरा भी दीजिए, मोटिवेट भी कर दीजिए। डराइए भी, मोटिवेट भी करिए कि देखो ये भ्रष्टाचार करोगे तो ये सब हो जाएगा, नाम बदनामी, उल्टा सीधा हरकत, और मोटिवेट भी करिए, देखो तुम ये बन जाओगे तो तुम बेहतर कर सकते हो, बहुत अच्छा काम कर सकते हो, जितने भी एथिकल इशू क्रिएट हो रहे हैं तुम उसको रिजॉल्व करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई है। ठीक है, अपनी क्षमता समझो। ऐसा बड़ा बड़ा भाषण दे उनको। अब देखिए, इतना शासन में नैतिकता नैतिकता करना, डराना वराना सब चल गया। ठीक है, फायदा क्या होने वाला है इससे? सबसे आसान काम, एक एक लाइन में पढ़ेंगे, सबको पता चल जाएगा क्या फायदा होगा। इंक्रीज ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, भरोसा बनता है, जनता का भरोसा बनेगा कि हाँ हमारे लिए भी कोई है। क्यों? क्योंकि हम पैसा भर रहे हैं। और किस एक इंडेक्स पे ध्यान रखना है, किस इंडेक्स पे? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई बनता है। आपको क्या करना है? इस पे ध्यान देते रहना है। आप देखेंगे सरकार वगैरह अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार वगैरह कर रही है देश में, देश का परसेप्शन करप्शन इंडेक्स निकलता है, भारत का क्या रैंकिंग है और देशों का क्या रैंकिंग है। ठीक है, ये रैंक देखते ही आपको समझ में चला आता है कि एथिकल इशू क्या है। ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर जारी हो रहा है तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी छवि खराब नहीं हो रही है करप्शन को लेकर, तो एथिकल इशू है। तो ऐसे इंडेक्सेस पे आपको ध्यान रखना है, ऐसी रिपोर्ट्स पे आपको ध्यान रखना है। ये सब डायनेमिक है, बदलते रहते हैं, इंडेक्स आएंगे, नया अपडेट हो जाता है, लेकिन आपका फंडामेंटल क्या है कि इन इंडेक्सेस को देखना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये आपका फंडामेंटल है, लेकिन इसमें जब कुछ नया नया आएगा वो डायनेमिक है। ठीक है, इस इंडेक्स को ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा कि मतलब ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ तो मिल ही रहा है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, एक बार पीडीएफ मिल जाता है, अगर आप एक बार बाई कर लेते हैं, कितने का पीडीएफ है? 150 का। अगर आप ये पीडीएफ खरीद लेते हैं तो ये हमेशा के लिए आपका, एक ही बार लेना है। मैं हर डिस्क्रिप्शन में बारी बारी लगा रहा हूँ जानबूझ के, ताकि किसी भी वीडियो से देखे तो वहां से बाई कर सके। ठीक है, एक ही बार खरीदना है। अभी डिस्क्रिप्शन लगेगा तो एक ही बार पूरा का पूरा बल्क में आपको मिल जाएगा, जो पढ़ा दिया है, जो पढ़ाने वाला हूँ, वो सब आ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट, बहुत तेजी से विकास होगा, सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेंगे, पानी आएगा, ये सब बेहतर होता चला जाएगा जब सब कुछ आदर्श होता रहेगा। और क्या होगा? रिड्यूस्ड करप्शन,
भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, अब कोई कुछ नहीं ले रहा है। सब क्या होगा, इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज, सेवाएं बेहतर होंगी। ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं ना, जब ये सब बेहतर होता है तो बाहर की कंपनियां भी आती हैं अपने देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एफडीआई, ग्रीन एफडीआई, ब्राउन एफडीआई, ये सब करते हैं ना, एफपीआई, ये अभी इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा ये सब क्या है। तो ये सब आता है। और क्या होता है, इन्वायरमेंट ऑफ पीस एंड जस्टिस, शांति बनी रहती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, सब कुछ रहता है, एकदम बेहतर रहता है। ये जो चीजें बताई जा रही एकदम राम राज्य वाले मामला है, यूटोपियन वर्ल्ड लाने का मामला है कि सब बेहतर होगा। लेकिन जब सब बेहतर होगा कब, जब आप सब ठीक करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इम्पैथिक रहेगा, कंपैशन रहेगा। जब ये सब चीज आप अपने अंदर भर के जनता के लिए समर्पित हो जाएंगे तब ये सब होगा। ठीक है, अब देखिए इन सभी का एनालिटिकल पार्ट आपको दे दिया गया है। आपको क्या करना है, पढ़ना है, करने का काम आपका होता है। हथियारों की फंडिंग हो गया, मानवाधिकारों की फंडिंग में नैतिकता हो गया, शासन में नैतिकता का सामान्य अर्थ हो गया, शासन में नैतिकता के फायदे हो गए, चुनाव प्रक्रिया में नैतिकता हो गया, प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में नैतिकता हो गया, सरकारी कर्मचारियों को सेवा काल में नैतिकता हो गया, और इसमें लिखा भी है और आप पढ़ लेंगे। ठीक है, मेरा काम क्या है, लेक्चर देके समझा देना, बस करना आपको है। अब ये सारी चीजें हथियारों की फंडिंग में नैतिकता, ये सब विश्लेषण है जो आप पढ़ लेंगे केवल। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, सब लिखा हुआ है। मानवाधिकारों की फंडिंग में नैतिकता, विश्लेषण किया गया है, इसका एनालिसिस किया गया है ताकि और अच्छे से आपको बातें समझ में आए। बाकी पीछे आपको सारी चीजें समझा दी गई। अब देखिए एक पूरा का पूरा नया टॉपिक, कॉर्पोरेट क्या है। देखिए इसको समझेंगे एक एक करके, अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि मामला समझ में आए कॉर्पोरेट, क्योंकि इसमें भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट एथिक्स, ये सब आता है। ठीक है, इसको खींचते हैं। ये मान लीजिए एक विलेज है, एक गांव है, एक गांव में बहुत सारे लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इन गांव वालों ने सोचा कि हमको यार गांव में कोई भी एक आटा चक्की नहीं है। ठीक है, हम आटा चक्की खोलते हैं। मान लीजिए आटा चक्की खोलने के लिए बहुत सारे आदमी लगेंगे, केवल अकेले एक आदमी के बस की बात है नहीं। तो एक आदमी क्या करेगा, जाके पूरी मशीन चलाने के लिए रहेगा। ठीक है, और एक सप्लाई चेन संभालेगा, लेके आटा पहुंचाएगा, यहाँ पे लोगों का गेहूं पहुंचाएगा, आटा पीसने के, मतलब 1 2 3 4 बहुत सारी टीम लग के काम करेंगी। तो ये क्या है, ये एक क्या होगा, इसमें एक मालिक होगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, सीईओ होगा, ये सब होंगे। ये पूरा एक तरीके से देख रेख करने वाला। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर है पूरा। ठीक है ना, यहाँ पे जो तैयार होने वाला है मामला, ये जो बन रहा है, एक पूरी इंटाइटी, एक पूरी बॉडी बन गई है, ये एक पूरी बॉडी बन गई है। तो ये पूरा कॉर्पोरेट कल्चर है। और ये जो एक आटा चक्की का एक खुद है, एक इंटाइटी यानी एक बॉडी मानी जाएगी, इसके लिए लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए ये गांव का हो गया, अभी इसमें समझिए। मान लीजिए पूरी कंपनी है, किसी ने चिप्स बनाने की कंपनी खोली, चिप्स, लेज, मान लीजिए लेज बनाते हैं ना लोग, लेज खाते हैं आलू का, वो। अब इसमें बहुत सारे लोग आलू ला, बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, सब लोग काम कर रहे हैं इसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सब लोग लगे हुए, मालिक है। तो ये पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहते हैं, जहां पे कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग मिल के बहुत सारे लोग मिल के निगरानी, देख रेख, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा, सारी चीजें देख रेख के करके काम करते हैं। वो होता है कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और यहाँ पे जो एक इंटर लगी हुई है कंपनी, ठीक है, ये सब कंपनीज एक्ट में आएंगे, कंपनीज एक्ट में आते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी है अपने आप में एक आदमी है, पूरा मान लेती है, गवर्नमेंट लीगल एंटिटी है अपने आप में। इस पे टैक्स भी लगते हैं और ये कंपनी पूरी टैक्स भरती है। और जहाँ इसमें लोग काम कर रहे हैं, लोग इनके अलग व्यक्तित्व है, अलग अलग, इनको अलग माना जाता है। यहाँ का जो मालिक है वो भी अलग है, यहाँ का सीईओ वो भी अलग, यहाँ का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो भी अलग माना जाएगा। ये जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है ये एक आदमी माना जाएगा कि ये भी एक आदमी है, इस पे अलग से टैक्स लगेगा। कंपनी टैक्स भरती है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट समझ में आया, जहाँ पे केवल एक नहीं, एक कंपनी खड़ी हुई, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी लोग मिलकर, तो ये कॉर्पोरेट कल्चर है, इसको बोला जाता है कॉर्पोरेट। तो एक लाइन में पढ़िए कि कॉर्पोरेट का क्या मतलब है, बहुत बड़ा व्यापार या एक कंपनी जो बहुत बड़े पैमाने पर काम करती है। एक ऐसी संस्था होती है जिसे कानून की नजर में एक अलग व्यक्ति, कानूनी इकाई माना जाता है, भले ही इसे चलाने के लिए कई लोग हों। समझ में आ गया कि कॉर्पोरेट क्या होता है। कॉर्पोरेट के एग्जांपल क्या है, टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, अब अभी आपको समझ में आ गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू जो होते हैं, जो सरकारी बहुत सारे कारखाने होते हैं, वो भी कॉर्पोरेट कल्चर में है, तो वो भी कॉर्पोरेट कल्चर में ही गिने जाते हैं। अलग से ये भी एक लीगल एंटिटी मानी जाती है, लीगल कानूनी इकाई, इस पे भी टैक्स लगता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए पीएसयूज में एसबीआई हो गया, इंडियन रेलवेज हो गया, एलआईसी हो गया। ठीक है, ये भी कॉर्पोरेट की तरह ही काम करते हैं, बस मालिक कौन होता है, सरकार होती है।
प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में प्राइवेट व्यक्ति एक मालिक होता है, लेकिन जब गवर्नमेंट की बारी आती है तो गवर्नमेंट यहाँ पे मालिक होती है, लेकिन होता है कॉर्पोरेट कल्चर ही पूरा, बहुत सारे लोग मिलके सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। देखिए कॉर्पोरेट क्यों बनाए जाते हैं, बड़ा पैसा इकट्ठा करना होता है, जोखिम बांटना होता है, लंबे समय तक चलता है। कैसे, देखिए मालिक बदल सकते हैं लेकिन कॉर्पोरेट चलता रहता है। जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये मालिक है, बदल भी गए होंगे या नहीं भी बदलेंगे तब भी कंपनी चलती रहेगी। कंपनी क्या है, अपने आप में एक लीगल एंटिटी है। तो कॉर्पोरेट में क्या हमें इश्यूज देख रहे हैं, लालच और नैतिकता। ठीक है, कॉर्पोरेट में घालमेल करते हैं। कॉर्पोरेट में कैसे घालमेल करेंगे, क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में सुना है? क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, क्रोनी कैपिटलिज्म इसको समझिए पहले अच्छे से। क्रोनी कैपिटलिज्म में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, यह इधर गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट ठेका निकालती है किसी चीज का, मान लीजिए रोड का, कहीं पे कोई पुल बनाना है, ठीक, कुछ भी करना है, ये गवर्नमेंट ठेका निकालती है। अब मैदान में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनी, एक्स कंपनी, वाई कंपनी, जेड कंपनी, ए कंपनी, बी कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन गवर्नमेंट को क्या है, जेड कंपनी से कुछ ज्यादा ही प्यार है। जेड कंपनी को कुछ ज्यादा ही प्यार है गवर्नमेंट से, क्योंकि जेड कंपनी इनको बहुत ज्यादा फंड करती है। जब इलेक्शन वगैरह होता है तो जो ये पॉलिटिकल पार्टी है, गवर्नमेंट बनाई है, ये थाली लेकर उनके सामने ऐसे ऐसे पहुंच जाती है कि भगवान के नाम पे कुछ दे दो, ठीक है, कि हम बनेंगे। तो ये बोलता है कि हाँ ठीक है, हम दे देंगे आपको, भगवान के नाम पे क्या, हम अपने नाम पे सबके नाम पे दे देंगे, हमें क्या फायदा होगा, मेरा क्या फायदा है। तो ये गवर्नमेंट बोलेगी कि हम आपको बहुत सारा ठेका देंगे, हर चीज का जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे आपको पहुंचेगा, फायदा आपका। दोनों लोग हाथ मिला लेते हैं ऐसे जी। चलिए, ये है क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है, क्रोनी कैपिटलिज्म इसको बोलते हैं। ये सब भी जो कंपनियां थी ये भी काफी योग्य थी, काफी बढ़िया बिजनेस कर रही थी, बहुत ही जबरदस्त थी, कर सकती थी, लेकिन इनको क्या प्यार था, गवर्नमेंट को जेड वाले से ज्यादा प्यार था। इन दोनों का टाई अप हो गया आपस में। अब ये गवर्नमेंट चला रहे हैं देश का, वो उनको पैसा दे रहे हैं, ये इनको प्रोजेक्ट दे रही है, ये लगे हुए हैं, पूरे देश का संसाधन का रेट मार रहे हैं, सब धज्जी उड़ा रहे हैं पूरी तरीके से। न्यूज आप पढ़ते हैं, न्यूज में जब आप ये पढ़ते हैं ना कि गवर्नमेंट ने फला कंपनी को ज्यादा रियायत दे रही है, फला कंपनी का टैक्स कम कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है उनके लिए, ये क्रोनी कैपिटलिज्म का एग्जांपल है। और कंपनियों पे क्या कर रही है, शिकंजा लगा रही है, टैक्स बढ़ा दे रही है, ठीक है, इस पे उल्टी सीधी हरकतें इनके साथ कर रही है और एक को बहुत रियायत दे रही है। जब आप सुने ना तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म का एग्जांपल है, ये एथिकल इशू है, समझ में आ गया। कॉर्पोरेट समझाना क्या होता है, कॉर्पोरेट जब तक आप नहीं समझेंगे तब अब तक आप क्रोनी कैपिटलिज्म दिमाग में नहीं चलेगा। तो क्रोनी कैपिटलिज्म कहाँ हो रहा है, इस कॉर्पोरेट कल्चर में हो रहा है। देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, जल्दी से पढ़ लीजिए बस, समझ। गवर्नेंस आप जानते हैं क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, गांव को सही तरीके से चलाना ताकि सब कुछ ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही से हो, और गांव के हर नागरिक, शेयर धारक, कर्मचारी, ग्राहक का भला हो, किसी के साथ अन्याय न। देखिए गांव बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये नागरिक है, यहाँ पे कोई कंपनी खुली है, ये ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही के साथ काम करे, ताकि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर, जो शेयर धारक है, जो बोर्ड ऑफ मेंबर, बोर्ड ऑफ जो भी है, इनके साथ अन्याय न हो, सब बेहतर तरीके से चले, सुचारू रूप से चले, ट्रांसपेरेंट रहे, जनता की भलाई के लिए ध्यान दे, ये ना कि केवल मुनाफा कमाने में सब आसपास के संसाधन को एकदम धो के रख दे, हवा पानी गंदा कर दे पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ काम करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या होता है, निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये होंगे कि और कौन होगा, शेयर धारक होंगे। आसान आसान लाइन में लिखा हुआ है, आराम से समझ में आ जाएगा। एक मैनेजर होगा जो प्रबंध करेगा, ये क्या करता है, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने की कोशिश करता है। सीईओ सुना ही होगा, क्या होगा, फेयरनेस एंड ऑल स्टेक होल्डर, सबके साथ निष्पक्ष व्यापार करना, रिस्क मैनेजमेंट देखना। अब सवाल है कि क्यों जरूरी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, भरोसा बढ़ेगा, घोटाले कम होंगे, बेहतर प्रदर्शन होगा, लंबे समय तक चलती है, वही पुरानी बात है। क्यों जरूरी है, जब ये क्यों का जवाब चाहिए होता है ना, तो सीधा सा मतलब ये है कि वेलफेयर हमारा हो, इसलिए चाहिए, ठीक है। अब देखिए घोटालों का लंबी लड़ी है, सुनिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एथिकल इशू क्रिएट कब हो रहा है, क्योंकि घोटाले हो रहे हैं। सत्यम घोटाला 2009, सत्यम स्कैम, ठीक है। ILN एंड FS क्राइसिस 2018, इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब लोगों ने घोटाला किया, तो क्या हुआ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा उठ गया कि ये सब घोटाले पे घोटाला किए जा रहे हैं, इनमें तो कोई गुड गवर्नेंस ही नहीं है, बेहतर गवर्नेंस नहीं चल रहा है इनका। तब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा उठने लगा, ठीक है। और वहीं पे विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, इनका गवर्नेंस जबरदस्त है, बढ़िया तरीके से चलाते हैं। और ये जितने भी कंपनीज बनती हैं, ये कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती हैं इस एक्ट के थ्रू, जिसमें निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO,
इन सब का जिम्मेदारी तय होती है कि क्या करना है इनको, ठीक है। और जो आपने सुनते होंगे ना कि स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो गई, यहाँ हो गई, तो क्या वहां पे कौन काम करता है? सेबी काम कर रहा होता है, रेगुलेशन का काम करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में घोटाले के एग्जाम्पल कौन है? जो मैंने अभी बताया था, क्रोनी कैपिटलिज्म, आप जानते हैं क्या होता है, अभी बताया है। सत्यम घोटाला जो 2009 में हुआ, ये भी एक एग्जाम्पल है। इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, एक थरो रीडिंग लगा लेनी है, पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। ये सब एग्जाम्पल्स है। आपका मेन क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फंडामेंटल क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में घोटाला, भ्रष्टाचार, ये आपका फंडामेंटल है। और डायनेमिक चीजें क्या है, जो हो रहा है, जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, वो आपको एग्जाम्पल है, इसको छोड़ना नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भ्रष्टाचार, ये आपका फंडामेंटल है। अब इसके अंदर जो जो चीजें हो रही हैं, इसके बाद इसको आधार लेके इसी के अंदर देखेंगे सारी चीजें हो चुकी हैं, हो रही है, होने वाली होंगी, तो आपको पता चली जाएगा, न्यूज में आ जाएगा कि हो चुकी है भाई, देख लो। तीसरा, एनरॉन घोटाला, अमेरिका में 2001 का मामला। क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपको एथिकल इशू समझना है और इसमें लिखा हुआ है सारा। 2008 का वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस, देखिए मैं आपको क्राइसिस का एग्जांपल दे रहा हूँ। क्राइसिस क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि क्राइसिस एक डायनेमिक चीज है। आपको क्या पढ़ना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में करप्शन का हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये फंडामेंटल है। हमने ये समझ लिया, बाकी इसके अंदर तो हम ऐड करते चले जाएंगे ना, जितने भी हो चुके हैं, जो अभी अब न्यूज में आ जाएंगे, तो उसको बस ऐड कर लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए, एज एग्जाम्पल आप इस्तेमाल करिए उसको, ठीक है। टूल ले लीजिए, बाकी धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल करिए। अब देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का विकास कैसे हुआ, ये एक तरीके का कहानी है। कहानी से आपको लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने ये कहानी दे दी है, इसमें मन करे तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मन करे तो पढ़ लीजिएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का विकास कैसे हुआ है। पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, दे दिया है, बस पढ़ लेना। हमें क्या देखना है, इशू देखना है। तो ये कहानी दे दिया है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कानूनी प्रयास क्या क्या किए गए हैं। क्या किया गया है, कंपनीज एक्ट लाया गया है, पहले 1956 में आया था, अब वो 2013 में भी आया, नया वाला है, ठीक है। 2013 में इसका बदलाव करके बना दिया गया। तो इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सीईओ, ऑडिट कमेटी, ये सब बनाने की बात करी गई है। और सीएसआर, सीएसआर क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। केवल मुनाफा कमाने का मामला ये नहीं कि मुनाफा दमादम पैसा खूब छाप रहे हैं और आसपास के जितने भी लोग हैं उनका हवा पानी खराब संसाधन इस्तेमाल करके उनको रौंद दिया हो पूरा। तो क्या होता है सीएसआर, पहला साल का औसत मुनाफा, दूसरे साल का पूरा औसत मुनाफा, तीसरे साल का पूरा मुनाफा, इन 3 साल का मुनाफे का 2% हिस्सा आप सीएसआर करेंगे। पहले साल कमाया खूब, उसका लाभ, दूसरे साल कमाया उसका लाभ, तीसरे साल कमाया उसका लाभ। अब उन तीनों को जोड़ के उनका औसत निकाल के उसका 2% जो आएगा वो आप सीएसआर करेंगे, ठीक है। कहाँ करेंगे, लोग अभी बताएंगे। एजुकेशन में, लोगों के एजुकेशन में खर्चा करना, और इसमें ये भी बताया जाएगा कि सीएसआर क्या नहीं है। मतलब कुछ लोग हो सकते हैं ना कि अपनी कंपनी अपने ही लोगों को, घर और इधर पे है, उन्हीं को फायदा दे रही है केवल। अभी इस पर बात करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, सीएसआर का कॉन्सेप्ट लाया और बहुत ही मजबूती से लाया है। और देशों के मुकाबले जो भारत में है ना, सीएसआर बहुत मजबूती से लागू किया जाता है। अब जब सीएसआर नहीं किया जाएगा तो फिर ये एथिकल इशू है। विसल ब्लोअर मैकेनिज्म लाया गया, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये लाया गया। और भी अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग नियम है। कौन कौन से हैं, IRDAI, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है। और कंपटीशन एक्ट 2002 क्या करता है, ये देखता है कि बाजार में फेयर कंपटीशन हो रहा है कि नहीं। गवर्नमेंट ने मान लीजिए ये तय किया है कि ये एक्स प्रोडक्ट है, 100 रुपया से नीचे कोई बेचेगा नहीं, ठीक है। और कोई हवाबाज आया, कंपनी कह रहा है कि हम 90 रुपये में देंगे, तो ये फेयर कंपटीशन से बाहर चला गया। उससे गवर्नमेंट ने बोला है ये प्रोडक्ट 100 रुपये से नीचे नहीं बेचनी चाहिए। इसके लिए लगा रखा है कंपनीज एक्ट बना हुआ है, अरे कंपटीशन एक्ट बना हुआ है 2002, ठीक है। तो बैठ के देख रहे हैं सब कंपटीशन कमीशन बैठ के देख रहा है, ये बेच रहा है 90 का, अब खुद बना रहा है 110 का। ये कोशिश कर रहा है कि पहले ग्राहक को खींच ले। तो कंपटीशन कमीशन आके बोलता है कि तुम क्या धर्मशाला कौन रखा है, 110 का बना रहा है, 90 का बेच रहा है, और यहाँ प्राइस तय हुआ 100 का, तो तुम 90 का क्यों बेच रहे हो उसको। तो इस पर चिल्लाएगी, तो कहेगा 100 का बेच या तो 100 से ऊपर का बेचो, ठीक है। तो कंपटीशन फेयर होना चाहिए। और लोग क्या होगा, और लोग 100 में बेच रहे हैं, 105 में बेच रहे हैं, 106 में बेच रहे हैं, वो तो आउट हो जाएंगे, लोग इससे खरीदेंगे ही नहीं। ये हीरो बन रहा है, तो कंपटीशन कमीशन आके बोलेगा ठीक से रहो भाई, नहीं तुम क्या वैसा जुर्माना लगाएंगे कि तुम 90 का भलो बेचो लेकिन उससे ज्यादा भर दोगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया है, PMLA,
अब देखिए भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रोकने के लिए संस्थागत प्रयास क्या क्या किए गए हैं। बहुत सारी कमिटीज बनी है। कौन कौन सी कमेटी बनी है? देखिए कुमार मंगलम बिरला कमेटी 1998 सेबी द्वारा बनाई गई है। इन कमेटियों के बारे में आप चिंता मत करिएगा, पूरा डिटेल में दिया गया नीचे। आप कमेटियों के बारे में पढ़ लेंगे एक एक करके। यहाँ पे छोटा छोटा लिखा गया लेकिन नीचे डिटेल में दिया गया, मैं भी दिखाऊंगा। नरेश चंद्र समिति कमेटी 2002 में बनी थी कंपनी मामलों के विभाग द्वारा। नारायण मूर्ति समिति 2003 में सेबी द्वारा। कोटेक समिति 2017 सेबी द्वारा। ठीक है, ये सब कमेटियों के बारे में नीचे दिया गया है, टेंशन नहीं लेना है। प्रोफेशनल बॉडीज क्या क्या है, पेशेवर संगठन क्या क्या है इस मामले में कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक ठीक से हो, इसके लिए क्या क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब बनाया गया है। और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब बनाया गया है। अब जो मैंने बोला था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बहुत सारी कमेटियों ने प्रयास किया, जो पीछे कमेटी बताई थी, और उन्हीं कमेटियों के बारे में देखिए डिटेल में दिया गया है। आपको क्या करना है, कमेटियों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन किए गए हैं, रिकमेंड किए गए, उनके सुझाव वो भी देखना है। ठीक है, ये सब कमेटी है। नरेश चंद्र समिति 2002, ये मैंने भी बताया था किस मिनिस्ट्री के अंदर है, किसने बनाई थी, क्या बनाई थी, कैसे बनाई थी, क्या क्या करना है, सारा डिटेल शॉर्ट शॉर्ट में दिया गया है। आपको पढ़ना है, आपके काम आने वाला है बहुत ज्यादा। उदय कोटक कमेटी 2017 आज के हिसाब से बनाई गई है, सेबी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और उसमें सब कमिटीज भी दी गई हैं। यहाँ पे उदय कोटक समिति की डिटेल में सिफारिशें जो है डिटेल में दी गई हैं पूरी। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में दिया गया, समझा समझा के दिया गया। ठीक है, अब देखिए हमने सीएसआर देख लिया क्या क्या होता है। अब ये सीएसआर में कंपनियां क्या क्या करती हैं, मैंने बोला था कि हम बात करेंगे उस पर क्या क्या करती है। शिक्षा के लिए काम करती है, स्वास्थ्य के लिए काम करती है, पर्यावरण के लिए काम करती है, ग्रामीण विकास के लिए काम करती है, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करती है। शिक्षा में क्या करेगी, स्कूल बनवाना, बच्चों की छात्रवृत्ति देना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, अस्पताल या मेडिकल कैंप लगाना, स्वास्थ्य में स्वस्थ पेयजल उपलब्ध करना, पर्यावरण में पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना, ग्रामीण विकास में गांव में सुविधाएं देना, कौशल विकास कार्यक्रम चलाना, गरीब लोगों की मदद करना, रोजगार में अवसर पैदा करना, ये सब सीएसआर के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि सीएसआर क्या नहीं है और सीएसआर किसके अंदर आता है। ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 इसमें आता है। ठीक है, और कौन कौन कर सकता है, किन पर लागू होगा सीएसआर? जिस कंपनी की नेटवर्थ क्या है, कुल संपत्ति 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या नेटवर्थ 5 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो, इनमें से कोई भी हो रहा है तो सीएसआर करेगा। वो अपने 3 साल का लाभ का औसत फिर उसका 2% वो सीएसआर करेगा, खर्चा करेगा। जितनी भी कंपनी आप देख रहे हैं ना, इन्फोसिस, ये सारी चीजें भारत में ना सब करती हैं सीएसआर। उनको करना उनकी जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी है। किसके? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग। अब देखिए सीएसआर में शामिल न होने वाली गतिविधियां क्या है, हमको ये समझना ज्यादा जरूरी है। भारत से बाहर की गई गतिविधियां, एक्टिविटीज अंडरटेकन आउटसाइड ऑफ इंडिया। भारत में कोई कंपनी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे सीएसआर लगाना ठीक है। बाहर है, उसकी एंटिटी बाहर है, क्योंकि वहां के संसाधन एनवायरमेंट इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अपना देखेंगे वहां पे सीएसआर उसको लागू करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो बाहर कंपनियां हैं, भारत की हैं लेकिन बाहर है, उन पे नहीं लगेगा। ठीक है, केवल कर्मचारियों के लाभ के लिए की गई गतिविधियां नहीं मानी जाएगी। ठीक है, कोई बोलेगा कि हमारे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, हम इनके वेलफेयर के लिए खर्च कर रहे हैं, कोई कंपनी अपने ही एम्प्लॉय पे खर्च कर रहे हैं, तो ये सीएसआर माना जाए, नहीं माना जाएगा। चौथा क्या है, प्रायोजन, स्पॉन्सरशिप के आधार पर की गई गतिविधियां, एक्टिविटीज सपोर्टेड ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस। इसे टीवी मीडिया में अपने ही ब्रांड को प्रचार करने के लिए आपने खूब ज्यादा पैसा दिया है, हर जगह लगा गया है कि ये हमारा है, ये हमारा है, खूब एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो उसको सीएसआर तो नहीं माना जाएगा, वो भी नहीं है सीएसआर। ठीक है, पांचवा क्या है, एक्टिविटीज कैरिड आउट फॉर फुलफिलिंग एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। मतलब कानूनी रूप से पहले से ही बोल दिया गया है कि आपको ये चीजें करनी है किसी और फील्ड में। ठीक है, किसी और फील्ड में बोला गया ये तो सबको करना ही है, आम लाइफ में ये करना ही करना है। ठीक है, जैसे प्रदूषण नियंत्रण का मान लीजिए, ये आपको करना ही करना, चाहे सीएसआर हो चाहे ना हो, ये आपको करना ही है। अब क्या कर रही है कंपनी, सीएसआर कर रही है प्रदूषण कम करने के लिए, नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही गवर्नमेंट ने बोल दिया है कानून बना के कि प्रदूषण तो होना ही नहीं चाहिए, किसी भी मामले में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप सीएसआर कर रहे हैं कि हम प्रदूषण रोकेंगे, तो आप बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं सीएसआर को, इधर ही लगा दे। ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। अब सीएसआर का एनालिटिकल पार्ट यहाँ दे दिया गया, आपको क्या करना है, एक राउंड बस पढ़ना है इसको। एनालिटिकल पार्ट सबका किया हुआ है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ताकि आपको प्रोज कॉन्स पता चले कि क्या चल रहा है। ठीक है, एनालिसिस करने से क्या होता है कि आपका ओपिनियन बनता है, और एनालिसिस आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनालिसिस करें, तो वो मैंने कर दिया है। आपको क्या करना है, बस उठाना है, पढ़ जाएंगे, तुरंत ज्ञान चक्षु खुल जाएगा आपका एक झटके में कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मौजूद चुनौतियां, एक किसका पार्ट है, एनालिटिकल पार्ट है, जो पहले से ही दिया गया। देखिए ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के विभिन्न विचारकों के तर्क, मतलब इसमें एडम स्मिथ और इसमें आपके रॉबर्ट नोजिक, अभी नीचे ही
आपको मिलेंगे अमर्त्य सेन, इन सब विचारकों ने सोशल सीएसआर में किसी ने डायरेक्ट रूप से बोला है, किसी ने इनडायरेक्टली सीएसआर को सपोर्ट किया है, किसी ने सीएसआर को नहीं सपोर्ट किया है, और इसमें बहुत ही आसान लैंग्वेज में सब लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, पढ़ना है। समझाने वाली चीज नहीं है कि बैठ के मैं आपको समझाऊं, जहां समझाने वाली चीज है वो समझा दिया जा रहा है। तो एडम स्मिथ हो गए, रॉबर्ट नोजिक हो गए, अभी और भी नीचे आएंगे। ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन हो गए, इनका क्या है सीएसआर के मामले में समझ। महात्मा गांधी का मामला क्या है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है, जॉन रोल्स क्या है, इन्होंने क्या बोला है, ये सारी चीजें हैं। अमर्त्य सेन जी ने क्या बोला है। आपको तो लग रहा होगा कि अमर्त्य सेन हो गए, गांधी जी हो गए, तो सीधा सा मतलब है कि सीएसआर को तो सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, कॉमन सेंस है ये, और बाकी सारी चीजें हैं इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अभी लगभग आपका ये पूरा हो चुका है। जैसे ये टॉपिक हो चुका है, अभी मैं आपको सिलेबस दिखाने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ तक हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं ताकि बस पढ़े और समझ जाए। ठीक है, ये हो गया है, ये आपका पूरा का पूरा जो ये टॉपिक है ये हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे कि सिलेबस दिखा दें कि कहाँ तक पहुंच गए हम। देखिए, ये क्या है, पेपर 5 और जनरल स्टडीज 4, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। क्या क्या हो गया है अभी तक, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है पूरा ह्यूमन वैल्यूज वाला सब हो गया है। और दूसरा एटीट्यूड वाला, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद द थॉट एंड द बिहेवियर एंड द मोरल, पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, ये हो चुका है। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, सिंपैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शन, हो गया है। अभी क्या देख रहे थे हम, अब देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस, ये हो चुका है। अभी कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसोफर फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये हम देखेंगे अभी। लेकिन ठीक है, अभी क्या क्या हो गया, अब देखिए पब्लिक सर्विसेज, हम क्या पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे पब्लिक सर्विस, पब्लिक एंड सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, status, problems, ethical concern, dilemmas in government and private institutes, laws, rules, regulation, conscience as the sources of ethical guidance, accountability, ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relation and funding, ये चल रहा था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभी लास्ट में जो खत्म किया, कॉर्पोरेट क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं उसमें, बहुत ही बेसिक है, आप गवर्नेंस में भी पढ़ते हैं। गवर्नेंस एक सब्जेक्ट है जीएस में, वो आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे उसको अप्लाई करके या एथिक्स का मामला जोड़ सकते हैं। ये टॉपिक खत्म है, पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस एंड प्रॉब्लम, ये पूरा का पूरा ये टॉपिक खत्म हो चुका है, ये पूरा खत्म हो। अब कल क्या स्टार्ट होने वाला है, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, ये टॉपिक हम करेंगे। फिर देखिए क्या है, केस स्टडी एबो, और बस एक छोटा सा टॉपिक बन जाएगा आपका थोड़ा दर्शन वाला पार्ट, फिलोसफी इंडिया एंड वर्ल्ड देख लेंगे। ठीक है, तो ये लगभग आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, PYQ, सॉल्व पेपर उठाइए, कौन सा, मार्केट से जाइए, सॉल्व पेपर उठाइए, किसका, मेंस का। ठीक है, मेंस का। और क्या करना है, PYQ 1000 बार लगाइए, टेस्ट 1-2 बार खेलिए, इससे होगा क्या, आप एग्जाम के नजदीक रहेंगे। जितना टेस्ट लगाएंगे उतना एग्जाम से दूर चले जाएंगे। खूब PYQ लगाइए, खूब एनालिसिस करते जाइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।